उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। पूर्वोत्तर भारत 8 राज्यों के पुष्पों से सजा हुआ गुलदस्ता है। इसमें शामिल हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। ये राज्य न केवल भारत की भौगोलिक सीमाओं की रक्षा करते हैं, बल्कि अपनी अनोखी सांस्कृतिक पहचान के कारण देश के गौरव का प्रतीक भी हैं। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियां, शांत झीलें, कलकल करती नदियां और मनमोहक परिदृश्य प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ के लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखते हुए आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हर राज्य की अपनी विशिष्ट भाषाएं, नृत्य, संगीत और पहनावे हैं जो इन्हें अनोखा बनाते हैं। अगर हम बात करें तो असम का बिहू नृत्य, नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव और मेघालय की चेरापूंजी की बारिशें कौन भूल सकता है। ये सभी दृश्य यहाँ आने वालों को मंत्रमुग्ध करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आज फिर से आपको इन राज्यों की इस लोक जीवन से, संस्कृति से और यहाँ हो रही गतिविधियों से रूबरू करवाएंगे। कार्यक्रम है ये पूर्वोत्तर डायरी और इस सप्ताह भी पूर्वोत्तर राज्य की इस अनूठी यात्रा पर मैं आपको लिए चलूंगा, आपका दोस्त कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। तो श्रोताओं, चलिए पूर्वोत्तर डायरी का पहला पन्ना खोलते हैं और डायरी के पहले पृष्ठ में हम एक विशेष राज्य की चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं मिजोरम की। तो आइए जानते हैं मिजोरम के बारे में। मिजोरम भारत के पूर्वोत्तर में बसा एक सुंदर और सांस्कृतिक तौर पर समृद्ध राज्य है। इसे पर्वतों की भूमि भी कहा जाता है क्योंकि ये हरी भरी पहाड़ियों और घने जंगलों से ढका हुआ है। मिजोरम की अनूठी संस्कृति, त्योहार, लोक कथाएं और परंपराएं इसे एक खास पहचान देते हैं। तो आइए इस राज्य की विशेषताओं को हम विस्तार से समझते हैं। संस्कृति और परंपरा के बारे में अगर हम बात करें तो मिजोरम की संस्कृति मिजो समुदाय के जीवन पर आधारित है। यहाँ के लोग सरल, मिलनसार और सामूहिक जीवन जीने पर विश्वास रखते हैं। उनकी मुख्य भाषा मिजो है, लेकिन बड़ी संख्या में अंग्रेजी भाषा भी समझी और बोली जाती है। वेशभूषा यहाँ की संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ के लोग पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिसे महिलाओं के लिए पांगचुई और पुरुषों के लिए पुआन पोशाक यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण पोशाकें हैं। और ये पोशाकें रंगीन और हस्तनिर्मित होती है जो उनकी कला और बुनाई के कौशल को दर्शाती हैं। लोक कला और शिल्प कला भी यहाँ की विरासत का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और मिजोरम की शिल्प कला बांस और बेंत से बनी चीजों में दिखाई देती है और यहाँ के उत्पाद बहुत मशहूर भी हैं देश दुनिया में। बांस से बने खासतौर पर फर्नीचर, टोकरियां और सजावटी वस्तुएं यहाँ की हस्तकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। त्योहार और उत्सव भी मिजोरम की संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है और बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ ये त्योहार मनाए जाते हैं। विशेष तौर पर यहाँ के त्योहार सामुदायिक जीवन पर केंद्रित होते हैं और कृषि पर भी ये आधारित होते हैं। इनमें संगीत, नृत्य और पारंपरिक भोजन का खासा महत्व है। अगर कुछ त्योहारों का हम यहाँ पर जिक्र करना चाहें तो चापचार कुट यहाँ का एक मशहूर त्योहार है जो यहाँ का सबसे बड़ा कृषि उत्सव भी माना जाता है। चापचार कुट वसंत के आगमन का प्रतीक है और इसे बड़ी धूमधाम से मिजोरम में मनाया जाता है। इस दौरान पारंपरिक नृत्य जैसे चेराव, जो कि बांस का नृत्य होता है, इसका प्रदर्शन किया जाता है। इसी तरह से मिमकुट भी यहाँ त्योहारों में बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है और खासतौर पर फसल कटाई के बाद यह त्योहार मनाया जाता है। इसमें पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी जाती है। लोग पारंपरिक व्यंजन और पेय का इस त्योहार में आनंद लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण त्योहार है थालफावांग कुट। ये त्योहार बच्चों और युवा पीढ़ी को समर्पित है। इस दौरान खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। लोकगीत और नृत्य भी यहाँ की संस्कृति और विरासत का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मिजोरम के लोकगीत और नृत्य उनकी संस्कृति की आत्मा है। चेराव नृत्य यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है। बांस के टुकड़ों का उपयोग करके किया जाने वाला ये नृत्य मिजोरम की पहचान है देश दुनिया में। ये नृत्य पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और इसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। क्वा लाम
ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है और खासतौर पर त्योहारों और विशेष आयोजनों पर ये नृत्य किया जाता है। इसमें समूह में लोग गोल घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। पर्यटन स्थल और यहाँ के धरोहर स्थल भी बहुत महत्वपूर्ण हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मिजोरम में अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है और अगर कुछ पर्यटक स्थलों का यहाँ पर हम जिक्र करें तो सबसे पहले आइजोल, जो कि मिजोरम की राजधानी है। आइजोल का शांत वातावरण और यहाँ का मनोरम दृश्य, यहाँ का पहाड़ी दृश्य लोगों को अपनी तरफ खींचता है। खासतौर पर जो डर्टलांग हिल्स और सोलोमन टेम्पल है यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। इसी तरह से वंतावांग जलप्रपात मिजोरम का एक अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। ये मिजोरम का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और घने जंगलों के बीच ये स्थित है। यहाँ का दृश्य बहुत मनमोहक होता है। इसी तरह से फोंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क बहुत मशहूर है ट्रैकिंग के लिए और वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर के लिए। तो दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर इस आकर्षण के लिए पहुँचते हैं। अब हम बात करते हैं परंपरागत भोजन की। तो मिजोरम में भी भोजन संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और यहाँ का भोजन सरल, स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है। यहाँ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तरह चावल का इस्तेमाल बहुत किया जाता है और यहाँ चावल के साथ सब्जियों और मीट और बांस के अचार का खासा प्रयोग होता है। अगर कुछ व्यंजनों की बात करें तो बाम्बू शूट या तामा यहाँ का एक बहुत महत्वपूर्ण व्यंजन है जो बांस की कोमल कोम्पलों से बना होता है और ये व्यंजन बहुत लोकप्रिय है। और इसी तरह से बाई यहाँ का एक बहुत अच्छा स्वादिष्ट सूप माना जाता है। हम सभी चाय के शौकीन हैं तो मिजोरम में चाय के भी खासे शौकीन लोग होते हैं और यहाँ की चाय बहुत मशहूर है। तो अगर आप कभी मिजोरम के दौरे पर हों तो यहाँ की अच्छी स्वादिष्ट चाय जरूर पीजिएगा। अगर हम कुल मिलाकर कहें तो मिजोरम अपनी संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के वातावरण के लिए बहुत मशहूर है और खास तौर पर पर्यटकों के लिए यहाँ के लोगों का गर्मजोशी भरा स्वागत भी यहाँ बहुत आकर्षक है और मशहूर है। राज्य की हर प्रकार के पर्यटकों के लिए उपयुक्त स्थान है। यदि आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं तो यहाँ कूट कूट कर भरी है। संस्कृति और शांति का भी अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो ये राज्य भी आपके लिए उपयुक्त पर्यटन स्थल हो सकता है। तो मिजोरम की यात्रा आप अवश्य करें और यहाँ पर घूमकर जरूर आएं। तो दोस्तों, मिजोरम की इस खूबसूरत यात्रा के बाद हम आपको अब अलग अलग राज्यों की सैर करवाते हैं। अपने संवाददाताओं से कुछ रिपोर्ट्स सुनते हैं। तो अभी हमने मिजोरम की चर्चा की, तो आइए दोबारा से आपको मिजोरम ही लिए चलते हैं क्योंकि हाल ही में यहाँ पर एक बहुत अच्छा उत्सव आयोजित किया गया था। महिलाओं को सशक्त बनाने और फूलों की खेती, जिसे फ्लोरिकल्चर भी कहते हैं, इनमें जुटी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आइजोल में ये उत्सव रखा गया था। और इस उत्सव में क्या कुछ खास था, आइए अपने संवाददाता की इस रिपोर्ट में जानते हैं। मिजोरम अपनी मध्यम जलवायु के कारण विभिन्न प्रकार के पौधों और जीव जंतुओं का घर है। राज्य की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ इसकी वनस्पति और जीव जंतु राज्य को और भी समृद्ध बनाते हैं। इस राज्य की सुंदरता को बढ़ाता एक उत्सव इन दिनों मनाया गया, जिससे चर्च और सरकारी कार्यालयों को सुंदर फूलों से सजाया गया है। महिलाओं को सशक्त बनाने और फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर में जुटी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हाल ही में आइजोल शहर में केंद्र में स्थित वानापा हॉल में 4 दिवसीय विंटर फ्लावर फेस्टिवल आयोजित किया गया। इस महोत्सव का आयोजन पंगपर जुआर एसोसिएशन ने किया, जिसने सैकड़ों आगंतुकों को आकर्षित किया। मिजोरम अपने उभरते हुए फूल उत्पादकों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्होंने फूलों और पौधों के जरिए अपने परिवेश को सुंदर बनाने में प्रगति की है। ये फूल प्रदर्शनी और मेले फूल उत्पादकों के लिए एक बड़ा मंच है, जहां वे अपने फूलों के संग्रह का प्रदर्शन और बिक्री कर सकते हैं। PPZA की सदस्य पाई जोरिनी के अनुसार 4 दिवसीय विंटर फ्लावर फेस्टिवल में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उन्होंने बताया कि कई परिवार अपनी आजीविका के लिए फूलों की बिक्री पर निर्भर हैं और ये आयोजन प्रतिभागियों को बहुत लाभ पहुंचाता है। The purpose mainly is to create festive atmosphere to the public because winter is coming up and Christmas is coming up and everybody is in that festive mood already. So this, I think, organizing this fair will give that purpose. We think that's why we create this. We have been working all year very hard
to create this opportunity so that they can spend Christmas in a festive mood and in a happy mood also, to provide for their family and all. पंग पर जुआर एसोसिएशन PPZA में लगभग 60 से 70 सदस्य हैं और ये फूल महोत्सव हर साल आयोजित किया जाता है। मिजोरम से हर साल विभिन्न प्रकार के फूलों का निर्यात किया जाता है। मिजोरम की हरी भरी और विविधतापूर्ण भूभाग, जिसमें उत्तर और दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों से अलग अलग ढलानें शामिल हैं, इसे वनस्पति और जीव जंतुओं की समृद्ध विविधता का घर बनाती हैं। आइजॉल से आइजैक की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी डेस्क से मैं निखिल कुमार। दोस्तों, मिजोरम के बाद हम चलते हैं मेघालय। आपने बहुत सारे उत्सव जरूर देखे होंगे शिल्प कला से जुड़े हुए और अन्य तरह के, लेकिन एक ऐसा भी उत्सव होता है जिसमें पर्यटक कहानी सुनने के लिए, कविताएं सुनने के लिए जाते हैं, और ऐसा ही एक उत्सव इस बार शिलोंग में आयोजित किया गया था। दरअसल एक संस्था है कम्यूने, जो एक महत्वपूर्ण उत्सव आयोजित करती है, स्पोकन फेस्ट, और पहली बार ये ऐतिहासिक उत्सव शिलोंग में आयोजित किया गया था, जहां पर कविता, संगीत और कहानियां सुनने के लिए लोग पहुंचे, और खासतौर पर जो नवोदित लेखक हैं, कलाकार हैं, संगीतकार हैं, उनके लिए भी ये उत्सव एक बहुत महत्वपूर्ण मंच है। तो मुंबई से आगे बढ़कर इस बार ये मेघालय में आयोजित हुआ, और इसमें जो कम्युनिटी संस्था है उसके साथ साथ मेघालय टूरिज्म का भी सहयोग था। तो आइए जानते हैं कि इस उत्सव में क्या कुछ खास था। कम्यून संस्था का स्पोकन फेस्ट पहली बार ऐतिहासिक वार्ड्स लेक शिलोंग में आयोजित हुआ, जहां कविता, संगीत और कहानी सुनाने की कला का रंगारंग संगम हुआ। ये फेस्ट मुंबई से आगे बढ़कर इस बार मेघालय टूरिज्म के सहयोग से पूर्वोत्तर भारत में पहुंचा। एशिया के सबसे बड़े स्पोकन वर्ड फेस्टिवल ने हर उम्र और पृष्ठभूमि के दर्शकों को अपनी ओर खींचा, जहां लोगों ने रचनात्मक अभिव्यक्ति और कहानी कहने की कला का जश्न मनाया। पूर्वोत्तर भारत में इस फेस्ट की शुरुआत ने देश की विविध और गहरी जड़ें रखने वाली कहानी कहने की परंपराओं को एक धागे में पिरोने का प्रयास किया। इस फेस्ट ने मेघालय की सांस्कृतिक विशेषताओं को भी बखूबी दर्शाया। ये 2 दिवसीय फेस्ट, जो 7 दिसंबर को समाप्त हो गया, नवोदित कवियों और लेखकों को अपना हुनर और कहानियां लोगों के सामने पेश करने का मंच प्रदान करता है। साथ ही दर्शकों ने भी कहानियों का आनंद लिया। इस आयोजन ने राज्य की समृद्ध मौखिक कहानी कहने की परंपरा को भी प्रमुखता से उभारा। शिलोंग में इस आयोजन पर मेघालय के पर्यटन मंत्री पॉल लिंगदो ने कहा, ये हमारे लिए गर्व और खुशी का अवसर है कि अनुभव से जुड़ी पर्यटन और कला संस्कृति को मेघालय में नई पहचान और ऊर्जा मिल रही है। इसमें स्थानीय जनता और कम्यून जैसे समूहों के सहयोग की अहम भूमिका है। उन्होंने आगे कहा, हमें गर्व है जब स्पोकन ब्रांड की बात होती है तो मेघालय के आदिवासी समुदायों की मौखिक परंपराओं की लंबी विरासत याद आती है। हमारे किस्से, मिथक और किंवदंतियां लिखित भाषा के आने से पहले ही हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। Very thrilled to have Spoken Fest here at Shillong. It's a major literary festival involving music and poetry, and it's a renowned brand in Mumbai. And today, after 7 years of their having established themselves in Mumbai, they're here to organize a similar event in Shillong. This event will give our young budding poets and artists, musicians, a huge platform where we would also collaborate. We will, as has been mentioned by their CEO, our bands and poets from Shillong will now be given a platform in Mumbai, and this will certainly help the cultural exchange between the two states, and we will take this up and then forward from there. बांस, जूट और पारंपरिक जैनसेम कपड़ों से सजाए गए मंचों ने शिलोंग की स्थायी जीवन शैली को दर्शाया। इसके साथ ही मेघालय के पारंपरिक व्यंजनों का विशेष आयोजन किया गया, जिसने इस अनुभव को और भी खास बना दिया। कम्यून के संस्थापक रोशन अब्बास ने बताया कि उन्होंने 2017 में कम्यून की शुरुआत इस उद्देश्य से की थी कि युवा कलाकारों, चाहे वे लेखक हो,
कवि हों या संगीतकार हों, उन्हें एक मंच मिल सके। उन्होंने बताया कि स्पोकन फेस्ट की शुरुआत मुंबई में हुई थी और ये YouTube पर काफी लोकप्रिय हुआ, क्योंकि लोग युवा कलाकारों की कविताएं और कहानियां सुनना पसंद करते हैं। अब्बास ने बताया कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के आयोजकों ने उन्हें पर्यटन विभाग से जोड़ा और पर्यटन विभाग शिलोंग में स्पोकन फेस्ट आयोजित करने को लेकर बेहद उत्साहित था। ये फेस्ट उन सभी पर एक गहरी छाप छोड़ गया जो इसमें शामिल हुए। ये केवल एक कला का आयोजन नहीं था, बल्कि एक ऐसा सांस्कृतिक आदान प्रदान था जिसने परंपरा और आधुनिकता के बीच सेतु का काम किया। हमारे शिलोंग संवाददाता की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी डेस्क से मैं सरफिरोजी। श्रोताओं, अब हम मेघालय से नागालैंड चलते हैं। आप सभी जानते हैं कि इन बीते 15 दिनों में नागालैंड में बड़ी धूम थी और उसका कारण भी था। एक तो नागालैंड दिवस मनाया गया 1 दिसंबर को, और उसी दिन से हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि एक बड़ा वार्षिक फेस्टिवल नागालैंड का है, वो भी आयोजित किया गया था। 10 दिन तक ये फेस्टिवल चला और इस प्रतिष्ठित हॉर्नबिल फेस्टिवल में बड़ी संख्या में लोग आए। और खास बात ये भी थी कि इस बार का ये फेस्टिवल का 25वां संस्करण था, यानी इस फेस्टिवल की सिल्वर जुबली थी और ये फेस्टिवल बड़ी धूमधाम के साथ समाप्त हुआ। लाखों दर्शक बड़ी संख्या में दुनिया भर, देश भर से आए और उन्होंने इस फेस्टिवल के आकर्षण को देखा। आइए अपने संवाददाता से सुनते हैं कि क्या कुछ खास रहा इस बार के हॉर्नबिल फेस्टिवल में। नागालैंड के प्रतिष्ठित हॉर्नबिल फेस्टिवल का 25वां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ। ये उत्सव एक बार फिर दुनिया भर से आए लाखों दर्शकों को आकर्षित करता हुआ नागालैंड की सांस्कृतिक एकता और समृद्ध परंपराओं का जश्न बना। इस वार्षिक महोत्सव में नागालैंड की सभी 18 जनजातियों ने भाग लिया, जहां आगंतुकों को नागा जीवन शैली, स्थानीय व्यंजनों, संगीत और नृत्य का अद्भुत अनुभव मिला। 10 दिन तक चले इस सांस्कृतिक और संगीत के रंगारंग आयोजन का समापन 10 दिसंबर को नागा हेरिटेज विलेज किसामा में भव्य समापन समारोह के साथ हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि और पर्यटन मंत्री तेमजेन इम्ना अलोंग ने समापन भाषण में सभी को शानदार आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। We are thankful to all the people of Nagaland taking ownership of one's best that we could build the brand of Nagaland through the Hornbill Festival. हमारे देश के कितने लोग यहाँ आए हुए हैं, भारत की अलग अलग राज्य से। आप सबों को नमस्कार, धन्यवाद। हम समझते हैं कि आप जब जाएंगे हमारी सूझबूझ को समझ के, यहाँ की अच्छाइयों को ले जाके, यहाँ की हर वातावरण के बारे में आप सही तरीका से अपने लोगों के बीच में रखेंगे। We say a day in the Hornbill at Kisama is a lifetime to be lived. इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियां हुई, जिसमें कैलिफोर्नियाई रेगे बैंड बिग माउंटेन और अन्य कलाकारों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दस दिनों के इस फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स में अद्भुत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ कई आकर्षण भी शामिल रहे, जैसे हथकरघा और शिल्प प्रदर्शनी, पारंपरिक पत्थर खींचना, हेरिटेज वॉक, फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल हॉर्नबिल नागा रेसलिंग और टोयोटा हॉर्नबिल म्यूजिक फेस्टिवल। ये आयोजन किसामा और राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुए। इस खास आयोजन में जापान, अमेरिका, वेल्स और पेरू जैसे देश सांस्कृतिक साझेदार बने, जबकि सिक्किम और तेलंगाना भागीदार राज्य के रूप में शामिल हुए। पर्यटन विभाग के इस प्रमुख आयोजन ने पारंपरिक संस्कृति और डिजिटल प्रगति का अद्भुत मेल प्रस्तुत किया।
नागा हेरिटेज विलेज किसामा में नई तकनीकी पहल और टिकाऊ विकास पर जोर दिया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा। सिल्वर जुबली संस्करण ने दुनिया भर से 2 लाख से अधिक पंजीकृत आगंतुकों को नागालैंड की जीवंत संस्कृति का जश्न मनाने के लिए आकर्षित किया। इसने हॉर्नबिल फेस्टिवल को एक प्रमुख सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में और अधिक पहचान दिलाई और आगंतुकों को यादगार अनुभव दिए। कोहिमा से मैरी मियासे की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी डेस्क से विशाल शर्मा। श्रोताओं, अब हम आपको अरुणाचल प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर अतुर्तो का आयोजन हुआ है। ये एक तरह का कार्यक्रम है जिसमें फाइटर्स हिस्सा लेते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। तो हमारे संवाददाता राकेश डोले ने एक रिपोर्ट भेजी है इस आयोजन से जुड़ी हुई, आइए सुनते हैं। हर साल अतुर्तो 3 कार्यक्रम आयोजित करता है। इनमें से 2 अरुणाचल प्रदेश के जिलों में और फाइनल राजधानी ईटानगर में की जाती है। इस साल का बहुप्रतीक्षित आयोजन 21 दिसंबर को ईटानगर के वाई इंटरनेशनल होटल में आयोजित किया जाएगा, जो अरुणाचल प्रदेश में MMA के लिए ऐतिहासिक क्षण साबित होगा। अतुर्तो के CEO हिगियो ताराक ने कहा है कि ये आयोजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अतुर्तो पहली बार आधिकारिक रूप से प्रोफेशनल स्तर पर कदम रख रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार दुनिया भर के फाइटर्स इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिससे अरुणाचल प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। अभी हम लोग लास्ट ईयर अप्रैल में शुरू किया था अतुर्तो को। हम लोग सेमी प्रोफेशनल फाइट्स कराता था, एमेचर फाइट्स कराता था। हम लोग का मोटिव था कि नॉर्थ ईस्ट का फाइटर्स को हम लोग एक प्लेटफॉर्म देगा, उन लोग को एक्सपीरियंस दिलाने के लिए, उन लोग को लाइमलाइट में लाने के लिए और उन लोग को प्रोफेशनल तक पहुंचाने के लिए। अभी 1.5 years में हम लोग को थैंकफुली आप लोग सबका सपोर्ट का वजह से, आप लोग सबका प्यार का वजह से हम लोग इंडिया का 2nd मोस्ट व्यूड MMA इवेंट बन चुका है। अतुर्तो हम लोग का एक अरुणाचल का प्रोडक्ट है ना। हम लोग जितना भी टीम का मेंबर्स है सब अरुणाचल से है। हम लोग का जितना भी फाइटर को हम लोग उभार रहा था सब अरुणाचल से था। ये सब देख के अभी फाइनली 1.5 year बाद हम लोग अभी अतुर्तो 2.3 कराने वाला है, जिसमें हम लोग प्रो जाने वाला है। ये बहुत डिफरेंट होगा हम लोग का प्रीवियस इवेंट से। डिफरेंस क्या है कि जब प्रो हो जाता है कोई भी फाइटर, एक एमेचर फाइटर और एक प्रोफेशनल फाइटर का बीच में बहुत डिफरेंस है। एमेचर फाइटर का क्या होता है कि उन लोग को कभी कभी पैसा भी नहीं मिलता है, उन लोग के लिए कुछ इंसेंटिव नहीं होते। प्रोफेशनल जब एक फाइटर पहुंच जाते हैं तो उन लोग का ये करियर शुरू होता है। प्रोफेशनल मतलब क्या है कि रूल से थोड़ा बदल जाए। प्रोफेशनल मतलब अभी से उन लोग का जो भी रिकॉर्ड होगा, हारेगा जीतेगा, वो लाइफ टाइम उन लोग के साथ बैठ जाएगा। ये रिकॉर्ड पूरा दुनिया में मालूम होगा सबको कि इन लोग का कितना विन है, कितना लॉस है। ये सिर्फ अरुणाचल के लिए नहीं होगा, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं होगा, ये पूरा वर्ल्ड में उन लोग को मालूम चलेगा। अभी हम लोग 1.5 years में अरुणाचल से फर्स्ट बैच ऑफ प्रोफेशनल फाइटर्स निकाल, हम लोग का 3 फाइटर्स अरुणाचल से ये बार प्रोफेशनल डेब्यू करने वाले हैं। साथ ही साथ बहुत सारे इंडिया का टॉप फाइटर्स भी आ रहे हैं। हिगियो ताराक ने कहा है कि इस प्रो इवेंट की मेजबानी करके अतुर्तो अरुणाचल प्रदेश को वैश्विक MMA नक्शे पर स्थान दे रहा है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन एथलीटों को राज्य और देश का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करने के लिए एक नया अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि पहली बार रिंग गर्ल्स के लिए ऑडिशन आयोजित किए गए, जिसका उद्देश्य ग्लैमर को पूर्वाग्रह से परे ले जाना है। अतुर्तो इस पहल के माध्यम से प्रतिभागियों को सशक्त बनाने और MMA आयोजनों में पारंपरिक भूमिकाओं को नए दृष्टिकोण से परिभाषित करने की कोशिश कर रही है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए राकेश डोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर। है अरुणाचल, चैनो अमन का
श्रोताओं, आपको उम्मीद है आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहिए। हमारा पता है airnsgtalks@gmail.com और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। पूर्वोत्तर डायरी से जुड़े रहिए और अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिए। अगले सप्ताह फिर एक नए अंक के साथ आपसे मुलाकात होगी। हमें अनुमति दें। नमस्कार। अरुणाचल की बात करूं, क्या है धरती की शोभा। उत्तर पूर्व भारत का है प्रदेश जो मन लोभा। अरुणाचल की बात करूं, क्या है धरती की शोभा। उत्तर पूर्व भारत का है प्रदेश जो मन लोभा। अरुण प्रभा की रौनक से जगमग है अपना जीवन। और भी सुख समृद्धि विकास के सपने देखे नयन। अरुणाचल निशितागिन्न पतनि आदिगालो वाञ्चो नोत्ते खम्मति सिंहो मिश्मी तमसा। मन पामी जिया कबोगुन पुरो इक्षे दुप्पेन हंस। भाई भाई ऐसा है कहा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। संकलन व आलेख कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।